हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग बिहार बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जो 2023 का मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड, उसमें जो सोशल साइंस का जो पेपर है, इससे पहले मैंने साइंस का पेपर डिस्कस किया हुआ है, मैथ के पेपर को डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम अगले जो पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है आज का, वो है सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस के पेपर को हम लोग आज जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में पूछे गए हैं उन सब का हम पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ उसका आंसर भी हम यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को, ये ध्यान रखना, भारतीय संघ का जो पुनर्जन्म हुआ था उसी को हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। यानी कि पहले भारतीय जनता पार्टी जो आज बीजेपी है, उसका पहले नाम क्या था, जो शुरू में इस संस्था का निर्माण हुआ था उसका उस वक्त नाम जो था वो भारतीय जनसंघ था। इसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे कि 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किसने किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और उसके बाद, ठीक है ना, इसी संगठन या इसी संघ का नाम जो पड़ा बाद में चल करके वो पड़ गया भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो कि आज भारत में बीजेपी की सरकार है। उसके प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात करें तो बीजेपी के जो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं इस वीडियो के लेक्चर में जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण है, उसको मैं एक नोट्स के रूप में दे दूंगा इस वीडियो के अंत में। ठीक है ना, तो उसको वहाँ से लिख सकते हो। ये जितना बात मैं बोलूँगा वो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, बस वहाँ से देख करके लिख लेना होगा। इसी के साथ अगर एक और संगठन जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन होती है उसकी हम बात करें तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस थी ये। ठीक है ना, ये आज़ादी से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन थी। इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये मुंबई में हुई थी। ठीक है ना, मुंबई। और किस स्थान पर, तो ये याद रखेंगे, ये जो स्थान था वो था तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है ना, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है ना, मुंबई। तो ये याद रखेंगे, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इससे पहले इसकी स्थापना पुणे में किया जाना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग बीमारी फैल गया था, जिसके कारण ये स्थान पुणे से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। इसका जो संस्थापक थे वो ए ओ यूम जो एक रिटायर्ड जो अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है ना, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। ये इन्होंने इसकी स्थापना की। इन्हीं को क्या कहता है, कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। और इसकी प्रथम अध्यक्षता अगर बात करें तो मुंबई में हुई थी। पहला अधिवेशन इसका हुआ था मुंबई में। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे W.C. बैनर्जी। ठीक है ना, W.C. बनर्जी, वेमस चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। ये इसकी अध्यक्षता की थी। पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है ना। और अगर दूसरा इस कांग्रेस से जुड़ी कंसेप्ट देखें तो कांग्रेस का जो पूर्व नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है ना, राष्ट्रीय संघ इस नाम से जाना जाता था। तो ये भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछ दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पुनर्जन्म था, उसी तरीके से कांग्रेस के भी बात पूछ सकता है। तो कांग्रेस जो था उसका पहले नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी के कहने पर, यानी दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द, ठीक है ना, कांग्रेस जो शब्द था उसी की सिफारिश की थी। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही इस संघ का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, कांग्रेस कर दिया गया। तो ये कुछ है कांग्रेस से जुड़ा। इसका PDF भी मिल जाएगा अंत में। अगला सवाल है,
दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर नामक संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है ना। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना नामदेव ढसाल ने किया था। नामदेव, ठीक है ना, ढसाल। ये एक जो महार जाति के लोग थे, उनमें जो जातीय भावना थी उसके विरोध में चलाया गया ये आंदोलन था, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। अगला, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन, या नगरीय शब्द ध्यान रखेंगे, इसमें दो अनुच्छेद जो दो संशोधन है, एक है 73वां, एक है 74वां। जब नगरीय शब्द का प्रयोग होगा स्थानीय शोषण में, नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करेगा तो वो होगा 74वां संविधान संशोधन। अगर पंचायती की बात करेगा, पंचायत की बात करेगा तो वो होगा 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये पंचायत को बताता है और 74वां क्या कहता है? नगर को बताता है, ठीक है ना। नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करता है तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इस संविधान संशोधन की जो सिफारिश किया था वो थे बलवंत राय मेहता। एक समिति का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। तो उसी समिति को, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर मेहता। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी और उसमें 73वें संविधान संशोधन पंचायत और 74वें संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। अगर इसमें बात करें पंचायत के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय लेवल पर, यानी 3 खंडों में उसको बांटा था। एक को पंचायत ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जो जिला लेवल था उस पर जिला परिषद की बात कही थी इन्होंने, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो मुखिया होता है, ठीक है ना। इसका प्रमुख होता है और इसका जिला पार्षद होता है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की थी? तो देखो यहाँ त्रिस्तरीय, ठीक है ना, वही ग्राम स्तर पर पंचायत और ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्या था? पंचायत समिति और जो जिला स्तर पर था उसे जिला परिषद कहा गया, ठीक है ना। तो ये 3 याद रखेंगे। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम चेन्नई या मद्रास में, जो वर्तमान में इसका नाम चेन्नई है, तो मद्रास में किया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो ये बिहार में दिया गया था। सर्वप्रथम महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था पंचायतों में वो बिहार में दिया गया था। दल बदल कानून नियम किस पर लागू होता है? तो दल बदल नियम जो कानून होता है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून नियम क्या है? तो इसमें जो सांसद या विधायक होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होते हैं, वो किसी पार्टी के सीट पर जीत करके, और जो हमारा विधानसभा या लोकसभा होता है या जो भी राज्यसभा, उसमें ये पहुंचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ये अपने फ़ायदे के अनुरूप दल को भी बदल दिया करते हैं, ठीक है ना। तो दल बदल कर देते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, पहला वाला दल छोड़ करके और दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसी को दल बदल कहा जाता है। ये दल बदल कभी कभी विधायक अपने लाभ को देखकर करते थे, तो इसीलिए इसको रोकने के लिए एक कानून बना जिसका नाम पड़ता है दल बदल कानून, ठीक है ना। तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी मतलब इस तरीके से किसी दल का नहीं होता, ये अपना एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो भारत का जो प्रशासनिक प्रधान है, जो भी कह लो केंद्र सरकार का, वो हेड होता है और उसके नीचे उपराष्ट्रपति होता है। क्षेत्रवाद की भावना की एक कुपरिणाम क्या हो सकता है? तो क्षेत्रवाद अगर होगा तो उससे क्या होगा? उससे अलगाव होगा, यानी कि बटेंगे, जो समाज होगा वो बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा, अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो था उसकी रचना चाणक्य, इन्हीं का दूसरा नाम जो पूछेगा वो कौटिल्य भी कह सकता है, कौटिल्य भी होता है, इनका नाम चाणक्य
कौटिल्य भी इनका नाम है, विष्णुगुप्त भी है। अगला है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो यहाँ देखना, भारत और कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है वो एक है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था है वो अलग है। तो यानी कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि शासन के लिए जो अंग बने हुए हैं, जैसे केंद्र लेवल पर केंद्रीय, ठीक है ना, केंद्र पर यानी कि संघ जो केंद्र स्तर पर है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और स्थानीय स्थान पर देखें तो पंचायत वगैरह स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। तो ये तीनों को मिला करके सभी एक दूसरे से मिल करके शासन व्यवस्था चलाते हैं, इसी को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। कनाडा और भारत का संघीय व्यवस्था में अगर देखा जाए, खासतौर से भारत की जो संघीय व्यवस्था है, तो भारतीय संघ व्यवस्था जो इसमें राज्य हैं और बाकी जो केंद्र है राज्य है, ठीक है ना, और स्थानीय स्वशासन के जो अंग है वो एक दूसरे में क्या है कि वो किसी एग्रीमेंट या किसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके या उनसे उनके बीच में एक सहमति नहीं है कि हाँ चलो ये हम केंद्र ने क्या कह दिया कि राज्यों के साथ कि चलो तुम हमारे साथ एक समझौता कर लो कि हम हमारे साथ केंद्र के साथ मिलकर रहोगे। वैसे स्थानीय शासन भी क्या कर ले कि वो राज्यों के साथ ऐसा जो समझौता कर ले कि हाँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये कंडीशन तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ से अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारा संघीय व्यवस्था संविधान के द्वारा चलता है। इसमें संविधान ये किसी एग्रीमेंट का मोहताज नहीं है, ये एग्रीमेंट से नहीं बना है, यानी कि कोई भी राज्य अपने मन मर्जी से इस संघ से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये है हमारी भारतीय संघ व्यवस्था। जबकि इसका विपरीत देखेंगे, ठीक है ना, विपरीत देखेंगे, जो आज का संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, वो 51 राज्यों का एक संघ है, लेकिन 51 राज्यों का अपना अपना संविधान भी है वहाँ पर। जबकि भारत में हमारा संविधान एक है, हमारी नागरिकता एक है, ठीक है ना। तो ये एक अंतर है। जबकि यूएसए की बात करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग राज्यों का अपना संविधान है, अपने अपने राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो वहाँ पर उन सभी राज्यों में, जो अमेरिका में वहाँ जितने भी राज्य हैं उनमें एक तरीके से एग्रीमेंट बना हुआ है केंद्र के साथ, उस एग्रीमेंट से वो चलता है, उसमें से चाहे अगर राज्य तो अलग हो सकता है। तो ये इस तरीके से अलग है अमेरिका का संघीय व्यवस्था हमारे कनाडा और भारत के संविधान से जो संघीय व्यवस्था है उससे अलग है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 10 का सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? अभी बताया तो कनाडा से है, कनाडा से लिया गया है हमारी संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय भाषा को किस सूची में रखा गया है? तो अब एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा संविधान है उस हमारे संविधान में जो संविधान बनकर के तैयार हुआ है उसमें कुल 22 भाग हैं, ठीक है ना, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो 12 अनुसूची है उसमें से 8वां अनुसूची के अंतर्गत क्या रखा गया है? भारत में भाषाओं को रखा गया है, जिसमें कुल 22 भाषा है। 8वें अनुसूची में कुल कितने भाषा है? 22 भाषा है, उसको 8वें अनुसूची में रखा गया। तो इसका आंसर डी होगा, 8वीं अनुसूची। राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी है? ठीक है ना, तो राज्य विधानसभा चुनाव को कराने की जिम्मेवारी है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, इसका आंसर भारतीय चुनाव आयोग होगा। भारतीय चुनाव आयोग किस किस का इलेक्शन करवाता है? तो वो है, देखो, एक है राज्यों का विधानसभा, जो जितने भी राज्य भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखेंगे। तो इन 28 राज्यों का जो चुनाव होता है, उनके विधानसभाओं का चुनाव होता है, वो कौन कराता है? ये भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। और साथ ही साथ जो राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका जो चुनाव है ये कौन करवाता है? खासतौर से लोकसभा और राज्यसभा, तो वो करवाता है कौन? भारतीय चुनाव आयोग। जबकि स्थानीय शासन, जो स्थानीय जैसे पंचायत वगैरह हो गया, तो इसका चुनाव कौन करवाता है? तो उस राज्य का, जिस राज्य में पंचायत चुनाव हो रहा है, उस राज्य का उसका अपना चुनाव आयोग होता है, वो करवाता है, ठीक है ना, राज्य चुनाव आयोग। जैसे बिहार है तो बिहार राज्य चुनाव आयोग उसका क्या करवाएगा? बिहार में पंचायती राज चुनाव करवाएगा।
तो ये ध्यान रखेंगे, जो राज्य विधानसभा है या लोकसभा राज्यसभा, तो उसकी चुनाव जो होता है चुनाव, उसको कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। अगला है शिक्षा। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत में प्रशासन को चलाने के लिए राज्य और केंद्र के बीच कुछ जो वस्तुएं हैं उसको 3 सूची में बांटा गया है। एक को केंद्र सूची, दूसरे को राज्य सूची और तीसरे को समवर्ती सूची कहा जाता है। केंद्र सूची वो होती है जिन विषयों पर केंद्र क्या करे, कानून बनाता है, उन सारे विषयों की सूची होती है और उन्हीं विषयों को हम कहते हैं केंद्र सूची। और वही जो जिन विषयों पर राज्य कानून बनाता है उन सारे विषयों की जो सूची होती है उसको राज्य सूची कहते हैं। और जो विषय ऐसे विषय कुछ होते हैं जिन पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसे विषयों की सूची को समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। हम सब जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की थी। ठीक है ना, बिस्मार्क, ठीक है ना, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और ये 1871 में हुआ था। दूसरी अगला जो सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुआ हुआ आंदोलन हुई, यहाँ देखोगे ए ऑप्शन, हुइनफुसो ने इसकी शुरुआत की थी। और ये एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। ठीक है ना, जो हिंद चीन में ये आंदोलन हुआ था। तो हुइनफुसो, ठीक है ना, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये है हमारा कंबोडिया के हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? तो जब इंग्लैंड से भारत आए थे गांधी जी 1900 कब बोलो 15, ठीक है ना। तो उस समय क्या किया था? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, आज के समय गुजरात में है। और साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। तो ये अहमदाबाद में किया था। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? स्वशासन के जगह पर स्वराज्य। तो ये 1906 में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है ना। और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और इसमें स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है ना। तो ये याद रखना, 1906 में हुआ था और यह इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा याद रखना 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात के नवसारी जिला, ठीक है ना, दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है ना। और यह 12 मार्च को ये चले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर जो समुद्र तट था उसके समुद्र तट से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। और इसी के साथ भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ध्यान रखेंगे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में, उस समय इंग्लैंड में, यानी जो ब्रिटेन है, वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में जो शासन प्रशासन था उसको ले करके वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। ठीक है ना। जिसमें और यहाँ जब भारत में जो आंदोलन चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहाँ पर जो कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने भी लोग थे, वो सभी गांधी जी जितने भी लोग थे सब इस आंदोलन में सम्मिलित थे। तो वो क्या करते, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो इसीलिए उस वक्त जो भारत के वायसराय थे वो थे तुम्हारा इरविन। तो इरविन के ऊपर जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटेन सरकार, उनके द्वारा इनके ऊपर क्या किया गया, दबाव बनाया गया कि आप कांग्रेस
जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्हें इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाइए, ठीक है ना। तो उसके बाद इरविन ने क्या किया, गांधी जी से मिले और कहा कि आप ये आंदोलन स्थगित कर दीजिए, आपकी हर एक मांग को हम पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो फिर गांधी जी ने मान गए और ये आंदोलन वहाँ पर रोक दिया अस्थायी तौर पर, ठीक है ना। ये कंप्लीट आंदोलन को स्थगित नहीं किया था, और अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया, उन्होंने भाग लिया, ये याद रखेंगे। लेकिन इस आंदोलन में हुआ कि इस सम्मेलन में हुआ क्या, गांधी जी जैसे वहाँ पहुँचे तो इसी आंदोलन में गांधी जी वहाँ के जो इस सम्मेलन में गांधी जी पहुँचे तो वहाँ पर जैसे इनसे इरविन ने जो समझौता किया था उसके अनुरूप कोई बात नहीं बनी। गांधी जी वहाँ पर काफ़ी नाराज हुए और वहाँ से वापस चले आए। ये इस तरीके से ये सम्मेलन में गांधी जी भाग लिया, तो कोई खास मतलब फ़ायदा हुआ नहीं, इसलिए दोबारा गांधी जी ने फिर आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और एक सवाल और आता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है ना। हम इसके ऊपर उतना डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उतना सब्जेक्टिव बनता नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो वहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी था, उसको मैंने बताया। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के ऊपर डिटेल चर्चा की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला जो सवाल है वो बंगाल विभाजन कब और किसने किया था, तो बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया। अगर इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बात हम करें तो बंगाल उस वक़्त अगर देखा जाए, जो पश्चिम बंगाल आज के समय में, जो उस वक्त बंगाल के अंदर बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जितने भी पार्ट था वो सब उसके अंदर अपना एक प्रांत हुआ करता, जिसे बंगाल प्रांत कहा जाता था। बंगाल प्रांत को अगर देखा जाए तो जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, और जो पश्चिमी हिस्सा था वहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बंगाल जो था, जो शुरू से यानी कि 1757 से लेकर के और बाद तक के समय तक ये काफ़ी एक ऐसा गढ़ था जहाँ पर मतलब जो आंदोलन का गढ़ था, आंदोलनकारियों कह सकते हो या फिर जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे वो उनका गढ़ बन चुका था बंगाल। तो कर्जन जब यहाँ का वायसराय बनकर आया तो कर्जन ने इन ऐसी जो गढ़ बन गया था उससे वो घबरा गया, वो डर गया, और इसीलिए इसका वो विभाजन कर दिया। लेकिन विभाजन को उसने क्या बताया कि उसने कहा कि हमने ऐसा विभाजन स्वशासन, ये शासन को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमने बंगाल का विभाजन किया है, लेकिन ऐसा गलत था, ठीक है ना। उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई इसी आंदोलन से, इसी विभाजन से। और इसको रद्द किसने किया था, तो 1911 में हार्डिन ने इसको रद्द कर दिया था, इस विभाजन को। इसी विभाजन में क्या हुआ था, हमारे पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और इसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रक्षाबंधन जो वो क्या बोलते हैं, अच्छा, इस विभाजन को लागू 16 अक्टूबर को किया गया था, ये ध्यान रखना, 16 अक्टूबर को लागू किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो बंगाल विभाजन था उसे कब लागू किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। लेकिन इसी तारीख को बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन मनाया गया था, ठीक है ना। ये भी एक रखेंगे फैक्ट्स के रूप में। निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है, अब मित्र राष्ट्र क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें एक तरफ अगर देखा जाए फ्रांस, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और इसके साथ एक और आ जाएगा यूएसए, ये सभी चारों को अगर मिला दिया जाए तो इनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दूसरे तरफ जर्मनी, इटली और जापान, जर्मनी, इटली, जापान को धुरी राष्ट्र कहा जाता था। यहाँ एक जर्मनी है, इन तीनों को धुरी राष्ट्र कहा जाता था। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 2 गुटों में बटा था, ठीक है ना। ये इसमें टोटल 61 देशों ने भाग लिया था, बहुत बड़े इसमें देशों ने भाग लिया था। तो एक तरफ तो ये इटली और जापान और जर्मनी था जो कि धुरी राष्ट्र कहलाता था, ठीक है ना। तो इसमें सवाल जो पूछा है तो कह रहा है मित्र राष्ट्र नहीं है, तो मित्र राष्ट्र में कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध का, तो एक तरफ धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, ठीक है ना।
जिसमें उसमें एक प्रमुख देश देखा जाए तो ब्रिटेन भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और हम बात अगर चर्चा करें तो रूस और यूएसए एक महाशक्तिशाली, ठीक है ना, पूरे विश्व में दो सबसे शक्तिशाली देश उभर करके सामने आया, ठीक है ना, रूस और यूएसए। उस वक्त रूस का सोवियत संघ नाम था, ठीक है ना, यह सोवियत 15 देशों का, ये 15 देश इसमें शामिल थे। लेकिन 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये 15 देश अलग अलग हो गए और उसके बाद ये एक देश जिसका नाम सोवियत संघ से पड़ गया, रूस। तो अब पहले से ये दोनों एक शक्तिशाली, एक दूसरे से पावर मतलब कि के रूप में उभर कर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही रूस का विभाजन, रूस का एकदम मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद जो पूरे विश्व में सर्वशक्तिशाली बनकर उभरा वो था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। अगर स्वराज पार्टी की बात करें तो 1922 में गया में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था, ठीक है ना, चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में CR दास ने अपना एक प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना, स्वराज। लेकिन उस प्रस्ताव को वहाँ पर उस अधिवेशन में पारित नहीं किया गया था, ठीक है ना। ये लोग चाहते थे, इस मतलब कि CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता लोग थे, ये चाहते थे कि जो असेंबली है उसमें प्रवेश करके उसमें चुनाव के माध्यम से वहाँ जाए और जो शासन प्रशासन है जो सरकार की उसमें वो क्या करे, बाधा उत्पन्न करे। लेकिन दूसरे तरफ जो पंडित जो नेहरू थे या बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता लोग थे, जो ग्राम दल के नेता लोग थे, तो वो चाहते थे कि नहीं, हम क्रांति करेंगे, युद्ध करेंगे, अंग्रेज से लड़ेंगे और उनसे आज़ादी पाएंगे। तो इसी तरीके से इनमें मतभेद हो गया और 1922 के बाद इनका चूँकि प्रस्ताव पारित नहीं हो सका CR दास का, तो इन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी और एक अलग संगठन बनाया, ठीक है ना, और वो 1923 में बनाया था, ठीक है ना, 1923 में बनाया था और उसी पार्टी का नाम पड़ा था स्वराज पार्टी। तो ये याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। किसके द्वारा? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ये दो नेता थे, जिसमें CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, जिसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था और इसका जो सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। तो ये याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो एडमंड कार्टराइट थे, ठीक है, ये याद रखेंगे कि पावर लूम का जो आविष्कार किया था वो एडमंड कार्टराइट थे, ये याद रखना है। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ था। वर्ल्ड वार अगर 2 की बात करें तो ये 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। 1945 में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस वक्त अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। वहाँ की जो अपना मतलब कि आंतरिक के जो समस्याएं थी देश के अंदर वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो उसी को डील करने के लिए, यानी उसको दूर करने के लिए उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट थे, ठीक है ना, रूजवेल्ट। उन्होंने एक नीति लाई थी और उसी नीति का नाम पड़ा था न्यू डील। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। 1991 में, ठीक है ना, सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन से देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अभी चर्चा किया था USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? दक्षिण का मतलब सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ, A फॉर एशियन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। इसमें अगर देश की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान बोल दिया और श्रीलंका। इस तरीके से ये कुछ देश थे जो कि इस सार्क के सदस्य हैं, ठीक है ना, सार्क के सदस्य कहे जाते हैं। तो इसमें कौन सा देश नाम नहीं आया है? वो है इंडोनेशिया, ठीक है ना। मैं इसका नोट्स दे दूंगा लास्ट के इस वीडियो लेक्चर में, तो ये याद रखना है। तो सार्क सदस्य नहीं है वो, तो इंडोनेशिया नहीं है। रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस का रहने वाला था।
अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया था। महात्मा गांधी ने किसका संपादन किया था? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसका संपादन किया था? तो वो यंग इंडिया की स्थापना किया था, ठीक है ना। अगर इसके अलावा गांधी जी की अगर और राइटिंग में बात करें तो उन्होंने दो और, एक हिंद स्वराज भी लिखा था, हिंद स्वराज जो इनका आत्मकथा है, स्वराज, हिंद स्वराज, और दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनका एक अलग लेख है, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, ये याद रखना है। कांट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये सबको पता है, 10th क्लास में ये बहुत ही फेमस सवाल है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री, इटली के एकीकरण में इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना, कांट काबू विक्टर इमैनुअल को, तो ये याद रखना है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की बात करें तो ये 1915 में हुआ था। 1914 में फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन, उसका पूर्ण रूप से इन्होंने क्या कर दिया था? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो चुका था। उसके बाद अगले वर्ष एक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है ना, और चूँकि इसका जो वियना सम्मेलन हो रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था उसका नाम था मेटरनिख, ये काफ़ी घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, इसी की अध्यक्षता में 1915 का वियना सम्मेलन हुआ था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुआ था? तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लाल सेना गठन किया था, जिसकी स्थापना किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था, ठीक है ना, ट्राटस्की ने किया था इसकी स्थापना। तो दूसरे तरफ अगर चेका की बात करें तो चेका की स्थापना लेनिन ने किया था, ठीक है ना, लेनिन, जो कि जो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, ठीक है ना, वो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम जो हुआ था, इसकी घोषणा 1986 में हुई थी, ये याद रखना है, फैक्ट्स है। दूसरे तरफ फिर विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1867 में किया गया था। चूँकि ऑप्शन सिर्फ 68 है तो इसलिए आंसर हम देंगे 68। अब दूसरे इससे जुड़ा एक और फैक्ट बात करें तो सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है ना, ये याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब? तो 1867 में, ऑप्शन के हिसाब से 68 हो जाएगा। अगला सवाल है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? इसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है ना, तो इसका आंसर खोजना कहीं मिलेगा तो मुझे ही बताना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक है SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है? तो उसमें 3 चीज़ देखा जाता है। एक है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? ये वो मतलब कि एक पैमाना है जिसमें ये पता लगाया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम कितने उम्र तक जीवित रह सकता है, ठीक है ना, तो वो उसका जीवन प्रत्याशा है। शिक्षा प्राप्ति, ये भी इसमें शामिल है। जीवन स्तर, जीवन का गुणवत्ता क्या है, गरीबी में है या नहीं है, या फिर वहाँ का उसका जो खुशहाली है वो कैसे चल रहा है, जीवन स्तर कैसे बीत रहा है, तो वो तीनों चीज़ें शामिल है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी होगा। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? अब देखो, अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर नीति आयोग होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होता है नीति आयोग तो उसका आंसर योजना आयोग करेंगे। इसका इतिहास की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका जो अध्यक्ष या हेड कह सकते हैं, पदेन अध्यक्ष या पदेन प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। लेकिन इसी का नाम जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को
नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अगर नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, ये याद रखना है। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग। 43 आंसर सी होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो नामक किताब किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है ना। वही जब सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया था। और फिर स्वीडन की मुद्रा की बात करें तो स्वीडन की मुद्रा जो है वो क्रोना है, ठीक है ना, क्रोना है, देख लो अच्छे से। अगर रियाल की बात करें तो सऊदी अरबिया का ये मुद्रा है, और डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, पाउंड अगर ब्रिटेन की मुद्रा है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है स्वीडन की मुद्रा, तो ये क्रोना है। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? भारत का जो सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है उसको हम कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। इसका स्थापना 1935 में किया गया था, ठीक है ना, 1935 में किया गया था। याद रखेंगे। जो इसका हेड होता है उसको गवर्नर कहा जाता है। वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अगर RBI के संबंधित दूसरा अगर फैक्ट की बात करें तो यह देश के अंदर जो मुद्रा है, रुपया है, ठीक है ना, करेंसी है, उसका विनिमय करता है, उसको कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ बात करें तो जितने भी 1 रुपया का अगर नोट छोड़ दें, ठीक है ना, तो उसके जितने भी करेंसी होते हैं उस सब का उत्पादन कौन करता है? एक तरीके से RBI करता है, ठीक है ना। और जितने सिक्के होते हैं वो सब भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर भारत सरकार के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला सवाल है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मानव के इन अगर सर्वांगीण विकास और आर्थिक विकास की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होता है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होगा तो शिक्षा भी हम ले लेंगे, धन भी अर्जित कर लेंगे, और जनसंख्या तो इसमें कोई बनता ही नहीं है। तो इसमें पूंजी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो याद रखेंगे पूंजी। इनमें कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। हम जानते हैं कि हमारी भारत में जो कृषि है उसके जो 80%, लगभग 80%, ठीक है ना, जनता कहाँ है निर्भर? कृषि के ऊपर निर्भर है। तो हमारा जो मुख्य जीवन निर्वाह का साधन है वो है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। उत्पादन से संबंधित को हम क्या कहते हैं? जो उत्पादन कर उसको हम द्वितीय सेक्टर में रखते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उद्योग वगैरह आते हैं। तो अगर इसमें देखें विनिर्माण, तो ये उद्योग क्षेत्र का है। यातायात, सेवा, संचार और यातायात, ये सेवा क्षेत्र का है। जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र है। इसमें जो खनन है यही क्या होगा? हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पशुपालन, कृषि, खनन, जंगलों से लकड़ियों प्राप्त करना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वही विनिर्माण, जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे तुम्हारे विनिर्माण क्षेत्र में आते हैं। और संचार, बैंकिंग, यातायात, ये जो भी है, स्कूल, कॉलेज, जे भी है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आंसर ये हो जाएगा 49 का। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। सोने को जब भी हम खरीदेंगे तो हॉल मार्क उसको देख करके सोना लिया जाता है। इनमें किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो 1954 में अगर देखें तो योजना आयोग की अभी बात कर चुके हैं। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो 1900 कितना कब किया गया था? 1952 में किया गया था, ठीक है ना। और दूसरी तरफ बात करें CSO, स्टैटिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सॉरी, सेंट्रल स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, SCSO। तो इसका गठन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। तो बच गया एक ही ऑप्शन, वो ऑप्शन है हमारा C, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संस्था। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा कृषि पूर्ण रूप से मानसून के ऊपर निर्भर रहता है। तो उसमें मौसम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे कृषि में भी बदलाव होता है, और वैसे वैसे वहाँ रोजगारी और बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है। पूंजीवाद, देखो अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का गुण क्या है? तो इसमें क्या किया जाता है? जो उत्पादन होता है वो सिर्फ निजी लाभ के लिए देखा जाता है। और दूसरा अगर देखें संसाधनों का निजी स्वामित्व भी होता है, ये भी सही है। मूल्य तंत्र, यानी कि इसमें सबसे अपना वैल्यू देखा जाता है। इस तरीके से ये देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी D इनमें से सभी।
अगला है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र की का निर्माण किया गया था? तो ये था कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह। प्रारंभिक जीविका कृषि इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक जीविका कृषि इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। झूम, पालमू या दीपा, ये इनमें से सभी होगा। डेक्कन ओडिसी, अगला सवाल है, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। एक प्रकार का सेवा है ये। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1953 में किया गया था। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, इसका याद रखना है। सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। नंदा घाटी परियोजना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन किसने शुरुआत की? यानी इसकी चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ठीक है ना, यानी कि अभी के वर्तमान के समय में देखा जाए तो 7.84 है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 7 दिया है तो इसका ऑप्शन डी होगा। लेकिन याद रखना 7.84। निम्नलिखित में से अगला है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो कार्बनिक खनिज की बात करें तो ये विटमस भी कार्बन इसमें पाया जाता है, प्राकृतिक गैस में भी होता है, खनिज तेल में पाया जाता है। तो तीनों के तीनों कार्बनिक खनिज है। हमसे कह रहा है कि कौन नहीं है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी नहीं है। ठीक है ना, कार्बनिक खनिज इसमें से सभी नहीं है। यानी चूँकि इनमें सब कार्बनिक खनिज है तो नहीं पूछा, इसका मतलब इनमें सभी नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन होता है? तो चूना पत्थर होता है। सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। लेकिन अगर सवाल कह दिया कि सीमेंट में सबसे प्रमुख घटक कौन सा होता है? सीमेंट में सबसे प्रमुख घटक वो होता है जिप्सम। ठीक है ना, जिप्सम होता है। अगर घटक पूछ दिया सीमेंट में सबसे प्रमुख घटक जिप्सम होता है, लेकिन चूना पत्थर सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना ये असम के डिगबोई में है। ठीक है ना, असम के डिगबोई में बनाया गया था सबसे पहला। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई खनिज तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम तेल जो है ना वहाँ भंडार वो सबसे ज़्यादा है। सी ऑप्शन। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ठीक है ना, भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट उत्पादन की बात करें तो बांग्लादेश 1 नंबर पर है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन बांग्लादेश में होता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? वो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल याद रखना, वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। देश में पूछेगा तो बांग्लादेश में होता है। इन राज्यों में कौन